देखिए, बड़ी अच्छी बात है, मैं आइन और कानून और ये बातें सुन रहा हूँ। मुझे पहले ये बताएं वो कहाँ गया आइन और कानून कि अभी तक 1 साल हो गया इस हुकूमत को। सेनेट के जो केपी के जो 12 में खिलाफ की जो 50% जो टर्नओवर होना है इलेक्शन टू द सेनेट फ्रॉम केपी, वो तो अब तक हुआ नहीं है। कहाँ गया आइन और कानून कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जनाब जुलाई पिछले साल मेजॉरिटी फैसला कि आप रिजर्व सीट को जो है उसके मामले में जो है नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। नेशनल असेंबली हो गया, प्रोविंशियल असेंबली हो गया, रिजर्व सीट के ऊपर तो मेरा ख्याल है कोई आगे बातचीत नहीं हुई है। किधर गया आइन कानून? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, मानता हूं एक ऑटोनोमस और सेपरेट इदारा है, लेकिन भाई कोई उसको पुश करेगा ना। कभी को खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान 26 आईनी तरमीम होगी, अब आगे चलना है तो ये काम तो पूरा करे ना। मैं ये कहता हूँ ये टोटली अनजस्टिफाइड है। ठीक है, अगर 11% लिखा हुआ आइन में और आपने जनाब 11% का फिगर अचीव कर लिया, वो खुदा का हुक्म तो नहीं है। आइन ने कहा है आप हालात ग्राउंड रियलिटीज देखें। क्या पाकिस्तान जो है कि गवर्नेंस की जो अच्छी गवर्नेंस तो वो होती है कि मजा है ना कि जनाब आप 30-35 वज़रा के साथ आप रियासत के मामला चलाएं और बड़े दावे बगड़े साहब वो कहते हैं रियासत के मामलात इतने सिंपल नहीं है कि थोड़ी सी तादाद में लोग उसको कवर अप कर लेंगे। नहीं तो मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि ये बार बार क्यों हमारे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब बोलते हैं बस जनाब हम राइट साइजिंग कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज की, इतनी मिनिस्ट्रीज को मर्ज कर देंगे, इतने लोगों को खत्म कर देंगे, इतनी मिनिस्ट्रीज खत्म कर देंगे। गुड, मैं तो उस चीज का सपोर्ट करता हूं, लेकिन यहाँ बेसिकली ये जो लोग जिनको ऐड किया जाता है खासकर कोलिशन गवर्नमेंट में, माजी में भी रहा है, कोई नई बात नहीं, मैं मानता हूँ। ये इसके 2-3 मकासद हैं। एक तो ये कि आपने अपने एलाइज को खुश रखना है, क्योंकि वो एलाइज कहते हैं हम आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मौज मेला सारा आप कर रहे हैं, हमारा मौज मेला किधर गया? पावर, पर्क्स, प्रिविलेजेस, डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स, डेवलपमेंट फंड्स कौन छोड़ता भाई? वो कह रहे हैं कि भाई 1 साल गुजर गया, हमें भी मौका दो, हम भी कुछ थोड़ा फायदा उठाएं, क्योंकि पता नहीं कल को पता नहीं कैसे हालात पाकिस्तान में हो जाए कि पता लगे कि जी ये तो मिड टर्म इलेक्शन आ गए। तो वो मिड टर्म इलेक्शन में तो फिर इलेक्शन में तो पैसा खर्च होते हैं। आपको पता है डेवलपमेंट फंड जब मिलते हैं पार्लियामेंटेरियंस को तो उसका कितना परसेंटेज जो है वो आपकी और मेरी जेब में जाता है। अच्छा बगैर साहब, एक मुख्तसरन चीज ये बताइएगा कि आपको लगता है कि एक तरफ जो इत्तेहाद बन रहा है ऑपोजिशन का, उसकी वजह से भी हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को भी जरा साथ मिलाने के लिए या साथ रखने के लिए इस किस्म का इक़दाम उठाया? नहीं, इसमें लॉजिक है, बिल्कुल मैं इसको समझता हूँ कि ये भी है, ये स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है हुकूमत की कि जनाब कल को कुछ हालात ऐसे हो जाए तो या कोई कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात हो जाए वो अप्रैल 2022 वाले कि पता लगे जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया मैदान में, कोई हुकूमत के अंदर से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, कोई कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, तो भाई हमारे लोग जो हैं उनको मुतमईन करो ताकि वो पुरसकून हो। जब ऐसा नहीं, एक और मेरी बात देखिए, बात ये है कि अब हम सुन तो रहे हैं कि ईद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, अब किस किस पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे वो। और दूसरी बात ये कि जो अपना इत्तेहादी हैं उनका भी तो मुंह बंद करना ना। अब देखे ना एमक्यू वाले जो हैं और जो ऐसी पार्टी है छोटी पार्टी, वो कहती हैं भाई हमारा भी शेयर चाहिए हमें सिर्फ। और बल्कि एमक्यू वाले तो ये कहते थे पिछली गवर्नमेंट में कि हम तो ये जो गवर्नमेंट आपकी है ये तो हमारी वजह से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बार बार कहते थे साथ उनके एमएलए कि ये तो जनाब हमारी वजह से, हम आज चाहें तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो ये देखें एक किस्म की ब्लैकमेलिंग होती है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कि आप जनाब इस ऐसे वक्त पे कोई नहीं सोचता कि भाई हमने आईएमएफ के कर्जे पे हम मुल्क चल रहा है, जनाब हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने हैं, इसको कम करना है, अखराजात होंगे। ये जो 24 मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स वगैरह, इनको अपने गाड़ियां भी देनी है, इनको अपने पेट्रोल भी देना है, इनको अपने तनख्वाह भी देनी है, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगे, इनके टीएडी होंगे, इनकी ट्रैवलिंग के वो तमाम मामलात होंगे। तो वो हुकूमती एक नुमाइंदे को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ना कोई नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी इनके लिए, ना कोई नया दफ्तर बनाना पड़ेगा इनके लिए, ना कोई नया ड्राइवर रखना पड़ेगा इनके लिए, ये तो एफिशिएंसी बेहतर करेंगे। ये बताइएगा ऑपोजिशन अगर कोई इजलास करना चाह रही है तो हुकूमत और जमहूरी तरीके से करना चाह रही है, कहीं आके धरना नहीं दे रही, कहीं आके जलसा नहीं कर रही जिसके लिए इजाज़त चाहिए हो, तो हुकूमत क्यों घबराई?
देखिए बात यह है कि क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है पीटीआई की, और आपको मालूम है कि पीटीआई इसका बिल्कुल बुरी तरह ज़ेर अताब है। इतना टाइम नहीं है कि वो तमाम चीजें मैं दोबारा रिपीट करूं, आप सब जानते हैं। और पीटीआई की एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, तो लिहाजा अगर ये इत्तेहाद टेक ऑफ कर जाता है तो और जेयूआई वाकई इसमें पूरी लॉयल्टी और जिम्मेदारी के साथ और जमहूरी रवायात को रखते हुए बाकायदा इस अलायंस में शामिल होती है, और कोई अपना पॉलिटिकल या जाती इंटरेस्ट में उनकी लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, तो फिर ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टी इसमें आगे जमात इस्लामी भी आ जाती है, तो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट पावर हो जाती है। लेकिन बेसिकली इस वक्त मेरा ख्याल है बिकॉज ऑफ द पीटीआई ये हुकूमत जो है वो इनको स्पेस देने को तैयार नहीं है। इस वक्त तो सूरत हाल है जो मैं ये देख रहा हूँ कि बड़े छोटे शहरों में पीटीआई वाले अगर कॉर्नर मीटिंग करना चाहें या किसी तंबू के नीचे अपना कुछ गेट टुगेदर या जलसा करना चाहें तो वो उनको बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं है। सर ये तो 1-1.5 साल से पीटीआई के लिए हो रहा है, लेकिन आपको लगता है पीटीआई ने हर चीज ट्राई कर ली, अब पीटीआई दीगर ऑपोजिशन की जमातों के पीछे छुप कर कुछ करना चाहती है, ये हुकूमत मानती है? देखिए ये उनके हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना राइट होता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो करें। अब वो चाहते हैं कि अगर आप एक ब्रॉड बेस्ड अलायंस बना दें ऑपोजिशन का, मिसाल के तौर पे अब आपको याद है जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एमआरडी बनी थी, सिंध से ऑपोजिशन पार्टी की सब इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने बड़ी मुसीबत क्रिएट की थी जनरल ज़िया की हुकूमत के लिए, मार्शल ऑफ गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना और उससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ तमाम ऑपोजिशन पार्टी जुलूस होते थे, रैली, जलसे, बहुत प्रेशर था और सही पोलिटिकल प्रेशर उन्होंने जनरेट किया। और फिर हाल ही में आईजीआई जो है वो बनी थी 80s के अंदर, फिर जुडिशरी मूवमेंट जनरल मुशर्रफ के खिलाफ उसको पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो ये तो जमहूरी दौर में मिलिट्री मार्शल लॉ के दौर में भी इस किस्म की चीजें अलाउड है, लेकिन इस वक्त जो है ना एक बड़ी एबनॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, क्योंकि पीटीआई का एक बड़ा सख्त तनाव चल रहा है, एबनॉर्मल किस्म के हालात है 9 मई के साने के बाद और जारी बात है साने 26 नवंबर के बाद। तो लिहाजा बिल्कुल मुझे लगता है गवर्नमेंट कोई मूड भी नहीं होगी कि उनको कोई रिलैक्सेशन दे या उनको कोई मौका फराहम करे कि वो बड़ी तहरीक में कन्वर्ट हो जाए। तो लिहाजा अभी इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि ये कामयाब होते हैं या नहीं है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का जिक्र करना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 3 पॉइंट डिमांड पेश की है ये बाहर फॉरेन टूर पे जाने से पहले, और मेन उसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग का क्या मेरा फार्मूला होगा अपना केपी के अंदर। तो देखें उनको भी बहुत कुछ चाहिए। साहब उनको ये तहफ़्फ़ुज़ भी तो है ना कि पीटीआई जब कहीं बात थोड़ी सी भी बनना शुरू होती है तो वो सोलो फ्लाइट लेकर निकल जाते हैं, कभी मुज़ाकरात करने निकल जाते हैं, कहते हैं हम तहफ़्फ़ुज़ आइन करेंगे, बैठते हैं, फिर एतमाद में नहीं लेते, फिर सोलो निकल जाते हैं।